चलिए, क्या हाल चाल है। हॉस्टल के लिए एग्जाम कब होगा? हमको लगता है हॉस्टल के लिए एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। हॉस्टल के लिए एग्जाम काहे नहीं होगा? अरे, जाने पहचान में बहुत अच्छा अच्छा लड़का है, तो उसी सब को रख रहे हैं। मतलब पुराना विद्यार्थी सब, जिसका 1275 वाला में मेरिट गिर गया है, फिजिकल नहीं हुआ है, उस टाइप के लोग को जो है सोच रहे हैं रखे। समझे? अगला वैकेंसी में उसी टाइप के लड़का का रिजल्टो होगा। समझे? सबका रिजल्ट थोड़े हो जाएगा, नहीं होगा। तो सबका नहीं हो सकता है। तो है कि जो है ना, लोग परिबीए वाला इतना सब आता है ना, मतलब जिसका रिजल्ट हो गया है, वो कहता हमर ममेरा भय है, पढ़ने में तेज है, उसका रिजल्ट दिखाता है, देखते हैं तो सही में पढ़ने में तेज है, फिजिकल गिर गया है, एक क्वेश्चन से नहीं हुआ है, 0.2 मार्क्स से नहीं हुआ है। तो उसी प्रकार के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इसी वजह से हॉस्टल का टेस्ट जो है ना नहीं करवा रहे हैं। समझे? तो पढ़बीए वाला बहुत तेज लोग है। ठीक है, क्या करवाएंगे हॉस्टल का टेस्ट? फिर भी हाँ, क्या बोल रहे हैं? सबको क्या लगता है पता है? हॉस्टल में जाएंगे ना तो रिजल्टे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर भी रह करके मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट होगा। समझे? ईमानदारी से अच्छे से कहीं पर भी रहकर मेहनत कीजिएगा तो आपका रिजल्ट होगा। हॉस्टल में ही रहिएगा, ईमानदारी से मेहनत नहीं कीजिएगा तो थोड़े होगा, नहीं होगा। समझे? नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन बैंक मार्केट में अगले सप्ताह में आ रहा है। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन बैंक मार्केट में नहीं छोड़ने के पीछे रीजन है कि है क्या, कि जो है थोड़ा स्टॉक में क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, एक साथ मार्केट में छोड़ेंगे। समझे? जैसे कि 40,000 क्वेश्चन, 40,000 सेट जो है, हमको लगता है छप गया है। 40,000 और छपवाना है। तो जो है, बीच में भारत बंद था, 3 ट्रक आया है पेपर, 2-3 ट्रक और आना है। उसके बाद जो है एक साथ छाप करके मार्केट में देंगे। नहीं तो कम देने पर जो होता है ना, मार्केट में शॉर्टेज हो जाता है, अफरा तफरी मच जाता है। समझे? मार्केटिंग में बड़ी दिक्कत हो जाता है, पैसा देना लेना में। समझे? हाँ, पैसा भी इस चक्कर में जो है ना, विद्यार्थी से पैसा भी ज्यादा ले लेता है। तो चीज अगर उपलब्ध रहेगा ना तो इजीली अवेलेबल होगा और पैसा कम लेगा। समझे? तो इसी वजह से जो है, ये जो बीच में कल भारत बंद था ना, वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है। ट्रक जहां था वहीं रुक गया। ठीक है, आइए, क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चन बैंक जो है अगले सप्ताह मार्केट में दे रहे हैं। ठीक है, अगले सप्ताह क्वेश्चन बैंक अगले सप्ताह मार्केट में मिलने लगेगा, और पूरे बिहार के 38 जिला में भेजेंगे। ठीक है, हर जिला में भेजेंगे। सोचे हैं 1 लाख कॉपी एक साथ मार्केट में देने का, ताकि जो है वो अनअवेलेबल होने की समस्या ना रहे। समझे? 38 जिला में जाएगा, 38 जिला में। समझे? तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा लेट हो रहा है। क्वेश्चन बैंक तो छप ही गया है, आप तो देखे हैं।
दो दरोगा बैच चलता है, दोनों बैच के छात्र को दिए हैं ना जी। छपा है तब न दिए, छपा है तब दिए, नहीं छपता तो थोड़े देते। तो छप रहा है, वही स्टॉक में कर रहे हैं, एक साथ मार्केट में छोड़ेंगे, समझे। आप लोग को विशेष छूट देंगे, पहले आने तो दीजिए, आइए न पढ़ते हैं। बैग भी देंगे, देंगे बैग भी देंगे, अरे सब चीज देंगे, चिंता काहे। और गांधी युग शुरू हो गया है। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी चले गए थे। आइए, अभी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, आइए। हल्ला मत कीजिए अब। चलिए शांत रहिए और आइए। अभी गांधी जी कहां है? दक्षिण अफ्रीका में है, समझे। आप भी जाइएगा, मत जाइए, कोई बहुत बढ़िया देश ना है। यहां है दक्षिण अफ्रीका और यह है भारत, यह है गुजरात। गुजरात के थे गांधी जी, यहां से चले गए यहां। जानते हैं महात्मा गांधी जो परिपक्व बने हैं, मतलब एक होता है कच्ची ईट, एक होता है पक्की ईट। गांधी जी जो पक्की ईट बने हैं यहां जाकर, दक्षिण अफ्रीका जाकर। गांधी जी शुरू में तो मात्र 1 वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का, दक्षिण अफ्रीका में भारत के लोग भी रह रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का जो शोषण हो रहा था उसको देखते हुए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहने का निर्णय लिया, रहने का निर्णय लिया। और फिर दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने वहां कई सारे संगठन की स्थापना किया। दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में गांधी जी ने 1894 में नटाल कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना किया। नटाल कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना किया। फिर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 1904 ईस्वी में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। फिर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 1910 में
टॉल्स्टॉय फोरम की स्थापना किया। जैसे आप चाहते हैं कि अलग अलग माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर करें, किताब से, टीचर से पढ़कर, यूट्यूब के जरिए, उसी प्रकार से महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तो गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं 1893 से 1914। यह दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के रहने का कालखंड है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी 1893 से 1914 तक रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने का कारण उनका यह था कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो भारतीय थे, उन्हें उनका हक और अधिकार दिलाना। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर ही महात्मा गांधी इतने लंबे समय तक, लगभग 21 वर्षों तक, जोड़िएगा घटाइएगा तो लगभग 21 वर्षों तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे। और अपने दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने 1894 में नटाल कांग्रेस, 1904 में फिनिक्स फोरम, 1910 में टॉल्स्टॉय फोरम की स्थापना किया। और इन संगठनों के माध्यम से भारतीयों को एकजुट किया और भारतीयों के हक और अधिकार की लड़ाई उन्होंने लड़ा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में था क्या, भारतीयों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया जाता था। भारतीयों को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। भारतीयों को अपना पासपोर्ट हमेशा पास में रखना होता था। रात में 9 बजे के बाद भारतीय घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। भारतीयों को काला कहकर पुकारा जाता था। तो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का जो शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, उसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने आवाज बुलंद किया और दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार महात्मा गांधी ने दिलाया। और गांधी जी के प्रयास से ही 1914 ईस्वी में, गांधी जी के प्रयास से ही 1914 ईस्वी में इंडियन रिलीफ एक्ट, 1914 ईस्वी में इंडियन रिलीफ एक्ट पारित हुआ। 1914 ईस्वी में इंडियन रिलीफ एक्ट पारित हुआ। 1914 ईस्वी में जो इंडियन रिलीफ एक्ट पारित हुआ, इस एक्ट ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार प्रदान किया। और 1914 ईस्वी में पारित इंडियन रिलीफ एक्ट ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को जो उनका हक और अधिकार प्रदान किया, तो फिर गांधी जी को लगा कि अब दक्षिण अफ्रीका में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और फिर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आ गए भारत। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। एक लंबे प्रवास के दौरान लगभग 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। गांधी जी के भारत आगमन के वजह से ही 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस अवधि के दौरान जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे 1893 से 1914, इस अवधि के दौरान जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो इस अवधि के दौरान महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से लंदन की भी यात्रा किए थे।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लंदन की भी यात्रा किए थे। यूनाइटेड किंगडम में लंदन है, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लंदन की भी यात्रा किए थे। और जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए लंदन की यात्रा किए थे, अपने इस लंदन यात्रा के क्रम में ही महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक के जरिए महात्मा गांधी ने स्वराज शब्द को समझाया कि स्वराज का मतलब क्या होता है, स्वराज का अर्थ क्या होता है। और अपनी रचना हिंद स्वराज में ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद की तुलना, ब्रिटिश संसद, जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट कहा जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी रचना हिंद स्वराज में ही ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और बेसिया औरत से किया। बांझ और बेसिया औरत से किया। बांझ औरत का मतलब होता है वह औरत जिसको संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है या संतान उत्पत्ति होने की कोई संभावना है ही नहीं, उसी को बांझ औरत कहा जाता है। और बांझ औरत को समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, समाज उसको गलत दृष्टिकोण से बांझ औरत को देखता है। बांझ औरत को समाज गलत दृष्टिकोण से इसलिए देखता है क्योंकि हिंदू धर्म में 3 ऋण है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। पितृ ऋण से तब आप मुक्त हो पाते हैं जब आप संतान की उत्पत्ति करते हैं। जब आप संतान की उत्पत्ति करते हैं तो अगर किसी को संतान नहीं हो रहा है मतलब वो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो रहा है, पति पत्नी दोनों पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो रहा है। और अगर आप ऋण से मुक्त नहीं होते हैं तो फिर आपका आत्मा जो है अटकते भटकते रहता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है हमको उतना पता न है, धर्म का उतना नॉलेज न है, धर्म के चीजों को उतना छेड़छाड़ भी करने की जरूरत न है, क्योंकि हमारे कहने का मतलब कुछ और होता है, आप लोग अलग तरीका से सोचते हैं। तो धर्म के मामला को छेड़ना उड़ना ज्यादा ना है, समझ गए। धर्म और जाति बड़ी सेंसिटिव मामला होता है, इस पे कुछ भी टीका टिप्पणी करने से पहले जो है बचना चाहिए। हम तो बचते हैं, दूसरा लोग क्या करता हमको उससे मतलब ना है, लेकिन हम बचते हैं, समझे। तो बांझ मतलब प्रोडक्टिविटी शून्य, मतलब गांधी जी का इशारा इस और था कि ब्रिटिश संसद से कुछ होने वाला नहीं है। गांधी जी ये कहना चाह रहे थे कि ब्रिटिश संसद अनुत्पादक है, मतलब इससे कुछ होना जानी नहीं है, इससे कुछ होना जानी नहीं है, इससे कुछ होना जानी नहीं है। अब फिर महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने एक पत्रिका निकाला था। और दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने जो पत्रिका निकाला था उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने एक पत्रिका निकाला था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाला और इस पत्रिका के जरिए महात्मा गांधी अपना विचार लोगों के समक्ष रखने का काम किया, अपना विचार लोगों के समक्ष रखने का काम किया, समझ गए। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उस समय संभवतः उनका उम्र 46 वर्ष हुआ करता था, 46 ईयर्स, 46 वर्ष के थे, उम्र में 46 वर्ष के थे। गांधी जी का जन्म 1869 में न हुआ है, 69 एक 70, उधर 30, 30 एक 31 और इधर लगभग 15, 46 वर्ष। लगभग गांधी जी का उम्र 46 वर्ष हुआ करता था जब महात्मा गांधी आए थे दक्षिण अफ्रीका से। तो गांधी जी
अब देखिए यहां पर ये 21 वर्ष दूसरा चीज है, 46 वर्ष दूसरा चीज है। मतलब जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उनका उम्र 46 वर्ष था। मतलब जैसे अभी आपका उम्र 21 वर्ष होगा, 22 वर्ष होगा, 18 वर्ष होगा, 20 वर्ष होगा, 24 वर्ष होगा, 25 वर्ष होगा। उसी प्रकार से जब गांधी जी आए थे तो उनका उम्र 46 वर्ष था, और गांधी जी जो है 1893 से 1914 मतलब लगभग 21 वर्ष तक जो है महात्मा गांधी रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। ये 21 वर्ष है कि 21 वर्ष तक महात्मा गांधी रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। जैसे आप ही 2023 में पटना आए, 2027 में सफलता मिला, तो 4 वर्ष आप पटना में रहे फिर चले गए, 4 वर्ष आप रहे, आप ये कह सकते हैं। तो ये बात है। और गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में वापस लौटे थे। काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में वापस लौटे थे। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो एक वकील के तौर पर गए थे। और वकील का वेशभूषा क्या होता है आप थोड़ा याद कीजिए। वकील का वेशभूषा होता है, वो कोट पहनता है, टाई पहनता है, बेल्ट पहनता है, जूता पहनता है। वकील का यही ना वेशभूषा, वकील का ये वेशभूषा। तो एक वकील के वेशभूषा में टाई और लगा करके जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। लेकिन जब 1915 में महात्मा गांधी वापस लौटे तो काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में वापस लौटे थे। आप याद कीजिए, हम आपको ये बात बताए थे। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में, पोरबंदर में। ये जो प्रायद्वीप है ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। ये प्रायद्वीप काठियावाड़ प्रायद्वीप है। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे तो काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में वापस लौटे थे। तो काठियावाड़ी किसान क्या पहनता था समझिए। माथा पर पगड़ी पहनता था, माथा पर पगड़ी, फिर कुर्ता और धोती, धोती कुर्ता और माथा पर पगड़ी, धोती कुर्ता और माथा पर पगड़ी। यह काठियावाड़ी किसान का वेशभूषा हुआ करता था। और काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में ही महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। बीपीएससी जो मेन बीपीएससी है वो, और जो टीचर का परीक्षा भी बीपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो बीपीएससी मेन बीपीएससी भी ये क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी 1915 में जो भारत लौटे थे किस वेशभूषा में लौटे थे, तो आंसर हो जाएगा काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में। तो ये प्रश्न 2-3 बार जो है हाल फिलहाल में, साल भर के भीतर ये प्रश्न 2-3 बार जो है आपको पूछ दिया गया है। और आप लगता है 8th क्लास या 9th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें इस बात का विवरण है कि गांधी जी कब कौन वस्त्र पहने थे, कब गांधी जी जो है धोती कुर्ता छोड़कर भी आ गए लंगोट पे। तो आगे जब महात्मा गांधी 1915 में तो काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में थे, और 1915 से लेकर 1920 ईस्वी तक लगभग गांधी जी काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में ही थे। लेकिन 1921 में महात्मा गांधी आ गए लंगोट पर आ गए गांधी जी। मतलब एक जो है धोती होता था उसी को आधा पहनना और आधा ओढ़ना। और फिर 1921 से लेकर संभवतः अपने मृत्यु तक लंगोट में ही गांधी जी रहे। 1921 से लेकर 1948 ईस्वी तक गांधी जी लंगोट में ही रहे। गांधी जी जब 1915 में भारत आए, भारत आने के बाद गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी भारत आने के बाद अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले, और गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को यह कहा कि हमें अब भारत के लिए कुछ करना है, हमें अब भारत के लिए कुछ करना है, हमें अब भारत के लिए कुछ करना है। तो इस पर
उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने यह कहा कि सबसे पहले आप भारत के लोगों को समझिए, भारत की संस्कृति को समझिए, भारत के लोगों की मनोदशा को समझिए कि आखिरकार भारत के लोग चाहते क्या है, भारत के लोगों के मन में है क्या। फिर महात्मा गांधी अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर लगभग एक वर्ष तक 1915 से 1916, लगभग एक वर्ष तक 1915 से 1916 पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए। और अपने भारत भ्रमण के दौरान गांधी जी मुंह बंद रखे, कान और आंख अपना खुला रखे। उनके गुरु ने ही उन्हें आदेश दिया था कि आपको मुंह बंद रखना है और कान और आंख खोल कर रखना है, देखना है, समझना है। अभी बोलना कुछ नहीं है, रिएक्ट नहीं करना है। पहले समझिए, देखिए चीजों को, समझिए चीजों को, तब बाद में जाकर रिएक्ट करना है। तो गांधी जी अपने गुरु के आदेश पर पूरे एक वर्ष तक जो है भारत और भारत के लोगों की मनोदशा और भारत के लोग आखिरकार चाहते क्या हैं, इन सभी चीजों को लेकर पूरे एक वर्ष तक जो है भारतवर्ष का भ्रमण किए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दो ही ऐसे नेता हुए जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए हैं, एक है तिलक और दूसरे हैं महात्मा गांधी। फिर एक वर्ष तक घूमे फिरे। फिर महात्मा गांधी स्वयं के रहने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर, साबरमती नदी के तट पर एक आश्रम बनाए जिसे साबरमती आश्रम कहा गया। और उसी साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी भारत में पहली बार सत्याग्रह भी शुरू किए, जिस वजह से उस साबरमती आश्रम को सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। गांधी जी फिर वहीं रहने लगे और वहीं से जो है देश की आजादी के लिए लगातार अपने आवाज को बुलंद करते रहे। और कहा जाता है 1916 में उत्तर प्रदेश के बनारस में BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी भाग ली। महात्मा गांधी 1916 में BHU के उद्घाटन में भाग लिए और इसी में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया। मतलब जनता को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण, जनता को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण 1916 के BHU के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 के BHU के उद्घाटन समारोह में दिया। समझ गए? तो यहां तक अब पहले लिखिए, फिर आगे बताएंगे, लिखाएंगे। लिखिएगा। लिखिएगा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में
महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस नटाल कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना किया। उन्होंने 1904 ईस्वी में डरबन में उन्होंने 1904 ईस्वी में डरबन में फिनिक्स फर्म की स्थापना किया। उन्होंने 1904 ईस्वी में डरबन में फिनिक्स फर्म की स्थापना किया और 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में और 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किया। उन्नीस सौ 10 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किया। उसी लाइन में कंटिन्यू, टॉलस्टॉय फर्म टॉलस्टॉय फर्म टॉलस्टॉय फर्म के शिल्पकार टॉलस्टॉय फर्म के शिल्पकार कालेनबाख, बोर्ड पे लिखा हुआ है, टॉलस्टॉय फर्म के शिल्पकार कालेनबाख थे, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के साथ रंगभेद की नीति
अपनाई जाती थी। भारतीयों का शोषण किया जाता था। साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को नगण्य अधिकार प्राप्त था। फुल स्टॉप उसी में। महात्मा गांधी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को हक और अधिकार हक और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से ही से ही लड़ाई लड़े। इसलिए 1914 ईस्वी में 1914 ईस्वी में इंडियन इसलिए 1914 ईस्वी में इंडियन रिलीफ एक्ट इसलिए 1914 ईस्वी में इंडियन रिलीफ एक्ट पारित कर इंडियन रिलीफ एक्ट पारित कर भारतीयों को उनका हक और अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट,
दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने, नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला था। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान महात्मा गांधी लंदन की यात्रा किए। इस यात्रा के दौरान ही उन्होंने हिंद स्वराज की रचना किया है। इसमें ही गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और बेसिया औरत से बांझ और बेसिया औरत से किया है। बांझ और बेसिया औरत से किया है।
नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी महात्मा गांधी 1893 से 1914 ईस्वी तक महात्मा गांधी 1893 से 1914 ईस्वी तक, यानी लगभग 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में बिताया। जब वे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जब वे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत वापस लौटे थे, तो उस समय उनका उम्र लगभग 46 वर्ष का लगभग 46 वर्ष लगभग 46 वर्ष था। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी के गांधी जी के 9 जनवरी के भारत आगमन के उपलक्ष्य के कारण राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय प्रवासी दिवस उसी में पहली बार राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2003 ईस्वी में 2003 ईस्वी में मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी
भारत आने के पश्चात अपने राजनीतिक गुरु गांधी जी भारत आने के पश्चात अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। और उनके कहने पर मुंह बंद करके उनके कहने पर मुंह बंद करके मुंह बंद करके और आंख कान खोलकर मुंह बंद करके और आंख कान खोलकर पूरे एक वर्ष तक भारतवर्ष का भ्रमण किए। पूरे एक वर्ष तक भारत का भ्रमण किए। नेक्स्ट पॉइंट, 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में 1916 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती नदी के तट पर गांधी जी ने एक आश्रम का निर्माण किया। जिसे जिसे सत्याग्रह आश्रम, लिखिए ना जो लिखा रहे हैं मास्टर हम ना है, जिसे सत्याग्रह आश्रम जिसे सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम भी कहा जाता है।
महात्मा गांधी, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, महात्मा गांधी उन्नीस सौ 16 में बनारस में महात्मा गांधी 1916 में बनारस में अपना पहला जनभाषण दिए। महात्मा गांधी 1916 में बनारस में अपना पहला जनभाषण दिए। चलिए आगे आइए, देखिए आगे अब आप हेडिंग मारिए, चंपारण सत्याग्रह। आइए, चंपारण सत्याग्रह देखिए, समझते हैं। आइए यहां पे देखिए, चंपारण सत्याग्रह देखिए क्या हुआ था, समझिएगा। 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? कहां हुआ था? लखनऊ में। अच्छा, 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। तो 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ लखनऊ में। 1916 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी 1916 के कांग्रेस के लखनऊ के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिए। और गांधी जी उस समय उतना अधिक लोकप्रिय नहीं थे। आज ना पूरा देश, पूरा विश्व गांधी गांधी करता है। उस समय गांधी जी की बहुत बड़ी पहचान नहीं थी। सिर्फ ये था गांधी जी का पहचान कि गांधी जी एक है कोई दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को अधिकार दिलवाया, बस इतना सा पहचान था और कुछ भी नहीं था गांधी जी का पहचान। और एक बात जानिए, गांधी जी ये नहीं बोले हैं कि हम राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा है किसने? सुभाष चंद्र। और देखिए, किसी राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता। और गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जा रहा है। क्या भारत 100 साल 200 साल पुराना है? महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जा रहा है, थोड़ा सोच करके देखिए। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में, मृत्यु 1948 में। क्या इससे पहले भारत नहीं था? एकदम भारत था। तो भारत का राष्ट्रपिता
कैसे गांधी जी हो जाएंगे? और किसी राष्ट्र का पिता नहीं होता है, किसी देश का पिता होता नहीं होता है, ये बस उपाधि है। और उन्होंने स्वयं को ये नहीं कहा कि हम राष्ट्रपिता हैं। अगर गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता आप मानते हैं तो मतलब भारत तो नया नया देश है, भारत बहुत पुराना देश है, हजारों साल पुराना देश है भारत। तो उसके राष्ट्रपिता गांधी कैसे हो सकते हैं? गांधी 100-150 साल पुराना है, भारत हजारों साल पुराना देश है, समझे? तो उनको एक उपाधि दे दिया राष्ट्रपिता का सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को बापू, ऐसा नहीं कि गांधी जी स्वयं बोले कि हमको बापू कहिए, जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बापू कह दिया। और गांधी जी को महात्मा, महात्मा भी माना जाता है। तो महात्मा भी जो है अपना उपाधि नहीं लिए, बल्कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। कोई भी उपाधि जो है गांधी जी स्वयं नहीं लिए हैं, उन्हें दे दिया गया है, उन्हें दे दिया गया है। गांधी जी कोई उपाधि स्वयं लिए नहीं है, उन्हें दिया गया उपाधि है। आजकल का लोग तो अपने ले लेता है उपाधि, समझे? तो ठीक है, ठीक है, समय ऐसा है कि कौन आपको उपाधि देगा, तो अपने से विभूषित हो जाइए। अपने कहिए 56 इंच का सीना है मेरा, समझे? तो ना हम ना लेते हैं, हमको कभी देखें हम बोले हैं अपने आप को? कभी नहीं, मेरे मुंह से कभी नहीं सुने होंगे, मेरे मुंह से कभी नहीं सुने होंगे कि हम फलना है। हाँ, वो बोले हैं, जो बोले हैं वो बोले हैं, जो नहीं बोले वो नहीं बोले हैं। हम अपने से नहीं लेते हैं उपाधि। अभी युवा है, अभी का है बाबा बाबा बोल रहे हैं। चलिए सुनिए, समझिए। तो गांधी जी लखनऊ के 1916 के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिए। उस समय गांधी जी की कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं थी। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी अंतिम पंक्ति में जाकर बैठे हुए थे। और उस दौरान ही बिहार के चंपारण के भितिहरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात किया। और गांधी जी से मुलाकात करने के बाद राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों की समस्या से महात्मा गांधी को अवगत करवाया। और फिर गांधी जी चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत हुए। और फिर महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण के भितिहरवा गांव पहुंचे। और बिहार के चंपारण के भितिहरवा गांव पहुंचकर महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण के भितिहरवा गांव से ही एक सत्याग्रह की शुरुआत किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह था। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। और महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह है, यह अप्रैल 1917 में हुआ है। और गांधी जी के जब चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था तो इस चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया। एनजी रंगा ने किया। आप ये मत सोचिए कि गांधी जी कोई भी आंदोलन या सत्याग्रह किए तो उसका विरोध नहीं हुआ, एकदम विरोध हुआ। गांधी जी के अलग अलग
आंदोलन और सत्याग्रह का विरोध जो है अलग अलग नेताओं ने किया, जिसमें गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने। एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह करने का उद्देश्य क्या था, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, चंपारण में तिनकठिया प्रथा लागू था। चंपारण की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर तिनकठिया प्रथा लागू था, और इसी तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ, और चंपारण सत्याग्रह ने ही तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया। और जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के जरिए तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया, अर्थात गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सफल रहा, और जब गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ तो चंपारण सत्याग्रह के सफलता पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया, और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया। गुरुदेव की उपाधि दिया। ये उपाधि का जो आदान प्रदान हुआ था, ये उपाधियों का आदान प्रदान चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद ही हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ? तो तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ, और चंपारण सत्याग्रह ने तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि तिनकठिया प्रथा क्या है? देखिए, था क्या, अंग्रेज सबसे पहले तो व्यापारी बनकर आया, लेकिन बाद में अंग्रेज जमींदार भी बन गया। विशेष तौर पर भूराजस्व वसूली की रैयतबाड़ी व्यवस्था ने अंग्रेजों को जमींदार बना दिया। तो जो अंग्रेज जमींदार थे, अंग्रेज जमींदार चंपारण के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाता था। नील की खेती करवाता था, समझिएगा। अंग्रेज जमींदार जबरदस्ती, अंग्रेज जमींदार जबरदस्ती चंपारण के किसानों से नील की खेती करवाता था। अंग्रेज जमींदार चंपारण के किसानों को यह कह रखा था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील का खेती करना पड़ेगा। अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा भूमि पर आपको नील का खेती करना पड़ेगा। 3 कट्ठा भूमि पर आपको नील की खेती करना पड़ेगा, नहीं तो उस एवज में राजस्व देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। उस एवज में राजस्व देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अगर 40 कट्ठा है तो 6 कट्ठा भूमि पर, अगर 60 कट्ठा भूमि है तो 9 कट्ठा भूमि पर। मतलब 20 कट्ठा भूमि अगर किसी किसान के पास है तो 3 कट्ठा पर नील की खेती करना पड़ेगा। तो किसानों के पास जो 20 कट्ठा भूमि था उसमें से 3 कट्ठा भूमि पर जो नील की खेती करने की प्रथा थी, इसी को कहा जाता है तिनकठिया प्रथा। और नील का खेती करना किसानों के लिए लाभप्रद नहीं था, क्योंकि नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती थी, यानी खेत का जो उपजाऊपन होता था वो खत्म हो जाता था। दूसरा, नील की खेती करने में किसानों को जितना खर्च होता था उतना भी किसानों को नहीं मिल पाता था। तीसरा, कृत्रिम नील का खोज हो चुका था, जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय नील की मांग कम पड़ गई थी, जिस कारण भारतीय नील को उचित दाम नहीं मिल पा रहा था। ये तमाम रीजन थे जिस वजह से चंपारण के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों से नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज जमींदारों के द्वारा करवाया जाता था, और अगर कोई नहीं करता था तो उस एवज में किसान से बेवजह का वसूली किया जाता था। यह तिनकठिया प्रथा
कहीं ना कहीं किसानों को हतोत्साहित कर रहा था। इस तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए ही गांधी जी चंपारण आए और सत्याग्रह का आयोजन किए। और एक बात जानिए, गांधी जी थे फकीर आदमी, गांधी जी के पास कुछ था नहीं, घर परिवार छोड़ दिए थे, ठीक है, घर परिवार छोड़ दिए थे, तो फकीर आदमी थे। गांधी जी थे बड़ी तेज, और गांधी जी बनिया थे, बनिया थे गांधी जी, हिंदू में बनिया थे गांधी जी। बनिया, बनिया समझते हैं ना, व्यापारी को कहा जाता है। अब व्यापारी बड़ी तेज, व्यापारी होता है बड़ी तेज, ठीक है, उसको लाभ कमाने से मतलब, समझे। गांधी जी को लगा कि चंपारण सत्याग्रह कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, किसान जुड़ा हुआ कैसे रहेगा सत्याग्रह से। तो गांधी जी ने चंपारण के किसानों को कहा, चंपारण का हर किसान 25-25 पैसा देगा, 1 रुपया का चौथा भाग, 1 रुपया होता है ना जी, 1 रुपया का चौथा भाग 25 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, हाँ, तो उसका 1/4 भाग 25 पैसा। गांधी जी किसानों को कहे 25-25 पैसा सब किसान देगा। उस समय 25 पैसा का बहुत महत्व था। हम 25 पैसा का चॉकलेट खाए हैं, ठीक है, आप लोग खाए हैं, तब तो आप लोग हमारे ही जनरेशन के हैं ना। नहीं खाए हैं तो आप लोग हमारे जनरेशन के ना हैं, समझिए। गांधी जी किसानों से पैसा एकत्रित करवाए, और जो राशि एकत्रित हुआ उसी से गांधी जी सत्याग्रह की शुरुआत की है। सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने भितिहरवा गांव से किया। शुरू में सत्याग्रह उतना अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान आदेश दिया गया कि आप चंपारण खाली कर दीजिए। गांधी जी चंपारण खाली करने को तैयार नहीं हुए, कि ना, हम चंपारण खाली नहीं करेंगे, जब तक हम तिनकठिया प्रथा को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक हम चंपारण खाली करने वाले नहीं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान यह कहा कि हम विनम्रता से अंग्रेजों की आज्ञा का अवहेलना करेंगे। विनम्रता से, हम विनम्रता से अंग्रेजों की आज्ञा का अवहेलना करेंगे। और ऐसा चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने किया भी। गांधी जी को कहा गया चंपारण खाली कीजिए, गांधी जी कहे ना, हम आपकी बात मानते हैं लेकिन हम चंपारण खाली नहीं करेंगे। विनम्रता से अंग्रेजों की बातों का अवहेलना महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी जिद्दी थे, जिद्दी प्रकृति के थे, जिद पे अड़ गए, अब हम इसको तो खत्म करके ही चंपारण खाली करेंगे, इसे हम चंपारण खाली करने वाले हैं नहीं। और गांधी जी को उनकी माता ने शिक्षा दिया था, किसी भी काम में हाथ नहीं बटाना है, और अगर हाथ बटाना है तो उसे अंजाम तक पहुंचा देना है, चाहे अंजाम पॉजिटिव हो या अंजाम निगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांधी जी एकदम जिद पे अड़ गए। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के जिद पर अड़ने
के कारण अंग्रेजों ने गांधी जी से बात करने की योजना बनाई। सबसे पहले गांधी जी के साथ बात करने का पहल इरविन ने किया और इरविन यह विचार किया इस मिलन के दौरान ही गांधी का काम खत्म कर दिया जाए, गांधी का काम खत्म कर दिया जाए, ऐसा इरविन का प्लान था। इरविन यह सोचकर रखा था गांधी जी को खाना पर आमंत्रित करेंगे और खाना में जहर मिला देंगे और उसका ओम नमः स्वाहा कर देंगे, समझ गए। लेकिन गांधी जी खाना खाने को रेडी हुए नहीं। तब इरविन ने गांधी जी को दूध के लिए आमंत्रित किया तो गांधी जी दूध पीने को तैयार हो गए। तो इरविन का खाना बनाने वाला था, कुकमैन था बतक मियां। इरविन ने बतक मियां को कहा कि दूध में जहर मिला दीजिए। इरविन कह के चल गया। इरविन को लगा कि कुकमैन है, आदेश दिए हैं तो मिला के पिला ही देगा। लेकिन कुछ भी था, बतक मियां था इंडियन। बतक मियां को लगा कि ये अनर्थ हो जाएगा, तो बतक मियां बिना दूध में जहर मिलाए गांधी जी को दूध परोस दिया। गांधी जी दूध पिए, उसमें जहर था ही नहीं, गांधी जी बच गए। यानी चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतक मियां ने गांधी जी का जान बचाया। हाल फिलहाल में बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेन बीपीएससी में भी पूछा है, बीपीएससी टीचर में भी पूछा है। बतक मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान बचाया, ठीक है। गांधी जी का जान तो बच गया, लेकिन इरविन बतक मियां को नानी याद दिला दिया, समझ गए। तो अब गांधी जी एकदम अपनी हठ धर्मिता पे अड़ गए। तब तिनकठिया पर था, पर विचार विमर्श करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष फ्रैंक सलाई को बनाया गया था। चंपारण एग्रेरियन कमेटी का अध्यक्ष फ्रैंक सलाई को बनाया गया था, फ्रैंक सलाई। और चंपारण एग्रेरियन कमेटी का एक सदस्य महात्मा गांधी को भी बनाया गया था। महात्मा गांधी चंपारण एग्रेरियन कमेटी के सदस्य थे, फ्रैंक सलाई अध्यक्ष थे। गांधी जी अपने तर्क से इस बात को साबित कर दिए कि तिनकठिया प्रथा जायज नहीं है। गांधी जी फ्रैंक सलाई को समझाया कि देखिए, भारत में अभी है शासन अंग्रेजों का। अगर इस तिनकठिया प्रथा से किसान हतोत्साहित होता है, किसान खेती नहीं करता है, तो किसकी अर्थव्यवस्था चौपट होगी? अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। फ्रैंक सलाई को लगा नहीं, बात तो सही है, और अभी नील का उतना अधिक जरूरत है नहीं। गांधी जी ने फ्रैंक सलाई को यह भी समझाया, अब तो कृत्रिम नील की खोज हो चुकी है, भारतीय नील का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग भी नहीं है, अब आप इसका व्यापार क्या कीजिएगा। तो गांधी जी तर्क के साथ फ्रैंक सलाई को समझाए और फ्रैंक सलाई समझ गए। फ्रैंक सलाई को लगा ना, बात तो गांधी जी सही है कह रहे हैं। और फिर फ्रैंक सलाई ने अपने रिपोर्ट में तिनकठिया प्रथा को गलत ठहराते हुए समाप्त करने की घोषणा किया। और इतना ही नहीं बल्कि फ्रैंक सलाई ने यह भी कहा कि इस तिनकठिया प्रथा के जरिए चंपारण के किसानों से जो अवैध वसूली की गई है, चंपारण के किसानों से जो अवैध वसूली की गई है, उसका 25% अंग्रेज जमींदार चंपारण के किसानों को वापस लौटाए। बताइए कितनी बड़ी बात है। तिनकठिया प्रथा समाप्त कर दिया
और अंग्रेज जमींदार जो चंपारण के किसानों से अवैध वसूली तिनकठिया प्रथा के नाम पर किया है, उसका 25% किसानों को दे, ताकि किसान हतोत्साहित ना हो और किसान हंसी खुशी जो है, किसान हंसी खुशी जो है फसलों का उत्पादन करे, ताकि अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था अच्छी बनी रहे। समझे? लिखिए। चंपारण सत्याग्रह लिखिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। इसे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन इसे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध दक्षिण भारत के किसान नेता एनजी रंगा, दक्षिण भारत के किसान नेता एनजी रंगा ने किया। जानते हैं, गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे ना, बिहार का कोई कांग्रेसी नेता नहीं गया था। लेकिन जब चंपारण सत्याग्रह लोकप्रिय हो गया और जब कांग्रेसियों को लगा कि अब इससे चेहरा चमक सकता है, सब कांग्रेसी नेता दौड़ दौड़ के पहुंचा। समझे? चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, अनुग्रह नारायण सिंह हो, ब्रजकिशोर प्रसाद हो, जेबी कृपलानी हो,
सब कांग्रेसी दौड़ दौड़ के पहुंचा चंपारण, समझे। तो इसलिए कहा जाता है संघर्ष के दिनों में अकेला रहना होता है, और जब सफल हो जाइएगा ना, सब पूछेगा आपको, ऐसे कोई नहीं पूछेगा। असफल हो जाइएगा ना, कोई नहीं पूछेगा, हम भी नहीं पूछेंगे। हम भी देखते हैं असफल लोग को थोड़े स्टेज पे लाते हैं, नहीं लाते, सिर्फ सफल लोग को लाते हैं। असफल को कोई नहीं पूछता है। डूबते हुए सूरज को सिर्फ एक के बार प्रणाम किया जाता है छठ में, उगते हुए सूरज को डेली प्रणाम किया जाता है, समझे। उगते हुए सूरज को डेली प्रणाम किया जाता है, डूबते हुए सूरज को सिर्फ छठ में प्रणाम किया जाता है, समझे। लिखिए, तो इसी वजह से जब संघर्ष में है ना, तो एक बात ध्यान में रखिए, इतिहास से सीखिए। आप लोग बड़ी दुखी हो जाते हैं, समझे, कि हमारा साथ नहीं दिया, हमको छोड़ दिया। अरे अगर छोड़ दिया है कोई आपको, उसके पीछे भी कुछ मजबूरी रहा होगा। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, समझे। कुछ ना कुछ तो कारण रहता है, समझे। हल्ला मत कीजिए। इधर हम अपने लगभग एक सप्ताह से बड़ी दुखी हैं। भारत में जो घटना हो रहा है ना, बड़ी विचित्र स्थिति है। अभी हम आपको बता रहे हैं, जब से ही कोलकाता का कांड हुआ है, कोलकाता का कांड भी बहुत, क्या कहा जाए उसको, बड़ी अजीबोगरीब और दुखमयी घटना है। उसके बाद लगातार देख लीजिए, बिहार के मुजफ्फरपुर, महाराष्ट्र के बदलापुर, उत्तराखंड में नर्स के साथ, मतलब देखिए लगातार जो है देश में क्या हो रहा है, बड़ी चिंता का विषय है, समझे। और एक बात आप जानिए कि ठीक है, एक कहता है कि बलात्कार का एक कारण कपड़ा है, ठीक है, बलात्कार का एक कारण कपड़ा है, लेकिन महाराष्ट्र में जो घटना हुआ है 4 साल 6 साल के लड़की के साथ हुआ है, और स्कूल में हुआ है। बताइए, स्कूल में तो बच्चा स्कूल ड्रेस ही पहन करके जाता है, वहां पर कपड़ा क्या मायने रखता है, समझ गए। मतलब हम लोग जो है ना जानते हैं, मतलब अभी क्या कहा जाए कि लोग पैसा कमाने में, ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी आर्थिक सदी है, और इस सदी में पैसा का बहुत महत्व है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन लोग पैसा कमाने के चक्कर में जो है ना, अपने बच्चा को संस्कार वाला शिक्षा देना, नैतिकता वाला शिक्षा देना, मानवता वाला शिक्षा देना जो है भूल गया है। जबकि जानते हैं ये सब जरूरी है, ठीक है। जैसे आप अभी जो शिक्षा ले रहे हैं, कंपटीशन के तैयारी के लिए आप शिक्षा ले रहे हैं कि कहीं सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन सरकारी नौकरी करके भी अगर आपका आंतरिक खराब है, मतलब मनोस्थिति आपका खराब है, आप गंदे हैं, गंदे चरित्र के हैं, तो इस शिक्षा से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना न है। तो इस सब घटना से बड़ी चिंता होता है, समझे। कभी सोचते हैं ना, देश किस ओर जा रहा है, बड़ी चिंता होता है। बंगाल में घटना होगा तो राहुल गांधी नहीं बोलेगा, उत्तराखंड में घटना होगा तो स्मृति ईरानी नहीं बोलेगी। सबको अपना राजनीतिक सेकना है और कुछ न है। कोई भी नेता फेता जो है ना, आप ये जो सोच रहे हैं कि फलना तो रक्षक है, सब नेता भक्षक है, समझे। हम तो यही मान करके चलते हैं। मतलब बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है देश का।
पिछले एक सप्ताह से हम अपने बड़ी चिंतित रहते हैं, समझे, लेकिन हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लिखिए, लिखिएगा। लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, उन्नीस सौ 16 के लखनऊ अधिवेशन में, नेक्स्ट पॉइंट, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात उन्नीस सौ 16 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात चंपारण के किसान नेता चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल से हुई। चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल से हुई और उसी के कहने पर महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में चंपारण आए। अप्रैल 1917 में चंपारण आए और सत्याग्रह किए। जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत भीतिहरवा गांव से किया। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत भीतिहरवा गांव से किया। गांधी जी जानते हैं पूजनीय क्यों है? बहुत रीजन है उसके पीछे। गांधी जी जो भी किए अपने आत्मकथा में लिख दिए। गांधी जी चोरी किए थे ना, वो लिखे हम चोरी किए हैं। गांधी जी वेश्यावृत्ति किए थे, वो भी लिखे हैं कि हम वेश्यावृत्ति किए थे। गांधी जी खैनी खाते थे,
वो भी लिखे हम खैनी खाते थे। मतलब अपने पूरे जीवन को देखिए, हर लोग कहता है हमारा जीवन तो खुला किताब है, जिसको पढ़ना है पढ़ लीजिए। लेकिन ये 21वीं सदी का लोग खुला किताब, 21वीं सदी का लोग और खुला किताब कभी हो ही नहीं सकता है। आज के डेट में आप अपना सब बात सही बताइएगा, किसी को नहीं बताइएगा। और आज के डेट में बताना भी ना है, बताना भी नहीं है, क्योंकि जिसको बताइएगा ना वही आपके कमजोरियों का फायदा उठा लेगा। ये प्रतिस्पर्धा का युग है, यहां पर कमी नहीं बताना है, सिर्फ हवाबाजी करना है। ये 21वीं सदी हवाबाजी पे चल रहा है, समझे। लिखिए आगे। बड़ी शानदार पर्सनैलिटी के थे गांधी जी, ठीक है। गांधी जी को पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए गांधी जी को। गांधी जी के ऊपर लोग बेबुनियाद आरोप लगा देते हैं। कभी गांधी को पढ़िए, कभी गांधी को जानिए। गांधी तो इतना कुछ कर दिए, समझे। जैसा परिस्थिति था उसमें गांधी जी बहुत कुछ किए हैं। अंग्रेज इतना शक्तिशाली, अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली अंग्रेज था। आज ना अमेरिका शक्तिशाली, अमेरिका आज जितना शक्तिशाली है उससे 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली अंग्रेज था। उस अंग्रेज को एक लाठी पर क्या बोल रहा है अंग्रेज, कहां चला गया। अब आपको नौकरी हो जाएगा तो आप कहां जाइएगा, बोरा बिस्तर समट करके अपने गांव। वही रक्षाबंधन। ए बुढ़ऊ किधर, ए बुढ़ऊ, ए टोपी वाला बुढ़ऊ। तब वो गेट लगा करके रखते हैं, तब कहता है कि गेट लगा करके रखता है। आप ही लोग के लिए लगा के रखते हैं कि भागिएगा न। हाँ हो गया। नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया? 1800। नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया? 1894। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब किया? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहां किया? कहां किया? टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब किया? टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कहां किया? कहां किया? टॉलस्टॉय फॉर्म के वास्तुकार कौन थे? टॉलस्टॉय फॉर्म के वास्तुकार, टॉलस्टॉय फॉर्म के वास्तुकार। इंडियन रिलीफ एक्ट कब पारित हुआ है? 1900। इंडियन रिलीफ एक्ट कब पारित हुआ है? महात्मा गांधी कब से कब तक दक्षिण अफ्रीका में रहे?
1893 से 1900। महात्मा गांधी कब से कब तक दक्षिण अफ्रीका में रहे? 1893 से 1900। कितने वर्षों तक रहे? कितने वर्षों तक? गांधी जी भारत कब आए हैं? 9 जनवरी 1900। गांधी जी भारत कब आए हैं? 9 जनवरी 1900। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी ना। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका निकाला? कौन सा पत्रिका निकाला? दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका निकाला? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जब थे तो उन्होंने लंदन की यात्रा किया। उस दौरान उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? कौन सी पुस्तक? गांधी जी ने अपनी किस रचना में ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और बेसिया औरत से किया? गांधी जी ने किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और बेसिया औरत से किया? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण। गांधी जी किसके कहने पर पूरे 1 वर्ष तक भारतवर्ष का भ्रमण किए? गोपाल कृष्ण। इसके बाद आगे बताइएगा, साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी ने कब किया? कब किया? साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम कहां है? अहमदाबाद में। कहां है? महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण 1916 में कहां दिया? कहां दिया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई है? 1916 के। और किसके कहने पर गांधी जी चंपारण आए और सत्याग्रह का आयोजन किए? राजकुमार। किसके कहने पर गांधी जी चंपारण आए और सत्याग्रह का आयोजन किए? राजकुमार। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब से हुई है? अप्रैल 1900। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? गांधी जी के किस सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? किसने किया? किसने किया? किस प्रथा को समाप्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ? 3 कठिया। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई है? भितिहरवा। कहां से हुई है? भितिहरवा। मिलते हैं अगले क्लास में यानी कल। धन्यवाद सभी लोगों का।